गुड मॉर्निंग। मैं आपके स्कूल क्रिस्टल इंटरनेशनल स्कूल से मंजुला मैम आपको हिंदी पढ़ाने आ गई। जैसा कि आपने स्टैंडर्ड 6 में भी देखा था कि हम लोगों ने बहुत सारी कविताएं, एक कहानी, एकांकी और पढ़ा था। आपको मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी। तो जब भी आप पढ़ने जाते हो तो ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका बेसिक नॉलेज हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग अपना स्टैंडर्ड 7 आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका शीर्षक है मनुज को खोज निकालो। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप कोई लेसन या फिर पाठ पढ़ने जाओ तो वो हिंदी की कौन सी विधा है, कविता है, कहानी है, नाटक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं बार बार बताती हूँ, अगर कोई कवि लिखता है तो वो अगर कोई कवि कविता लिखते हैं तो कवि कहलाते हैं, अगर कोई कहानी लिखता है तो कहानीकार कहलाता है, नाटक लिखे तो नाटककार कहलाता है। ओके ओके, साथ में मान लो कि महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी लिखी तो वो उनकी आत्मसंस्मरण या फिर ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो कि आप किसी और महान आदमी की जीवनी लिख रहे हो तो वो बायोग्राफी कहलाती है। ठीक है, या फिर जीवनी कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप जो अभी पढ़ने जा रहे हो उसका शीर्षक है मनुज को खोज निकालो और ये एक कविता है। ठीक है, तो इस कविता को लिखने वाले क्या कहलाएंगे, कवि कहलाएंगे, है ना। तो मनुज को खोज निकालो कविता को किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ठीक है, तो जो सुमित्रा नंदन पंत है बेटा, आप पहले इनके बारे में कुछ जान लो। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को ना प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। बोलते हैं ना कि किसी को पदवी दी जाती है। ठीक है, इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत को किसकी पदवी दी गई है, सुकुमार कवि की। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जितनी भी कविताएं होगी ना, या तो मानवता के बारे में बताए, या फिर प्रकृति को हम कैसे अच्छे कर सकते हैं, या फिर प्रकृति का मानव से क्या संबंध है उसके बारे में बताए। ठीक है, तो उनकी कविताएं हमेशा प्रकृति से रिलेटेड, मानवता से संबंधित ऐसे ही होती है, इसलिए हम इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। अब देखो, जैसा कि इसके शीर्षक से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, मनुज को खोज निकालो। मनुज का अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है ना। तो इस कविता में कवि क्या कर रहे हैं, मानव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम मानव तो हर कोई है, मैं भी मानव, आप भी मानव, हर कोई, लेकिन ये किस मानव की तलाश कर रहे हैं ये आपको कविता पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो, प्रस्तुत कविता में कवि सारे भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब कवि का कहना है कि हमारे मन में जितने भी एक दूसरे के प्रति खराब भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम लोगों को उन सब से परे हट जाना है, मतलब उन सब से दूर चले जाना है। कवि कहते हैं कि पुरानी जीर्ण परंपराओं का त्याग कर नवीनता का संचार हो। जीर्ण मतलब होता है पुरानी। तो कवि का क्या कहना है कि जो हम लोगों के समाज में चलती आ रही है पुरानी परंपराएं, वो सभी पुरानी परंपराओं का क्या करना है, हमें त्याग कर देना है और हमें नई परंपराएं निर्माण करना है, जिससे कि सारा भेदभाव दूर हो जाए। सांसारिक दलदल के वैमनस्व से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के हाथों से हो। उनका कहना है कि जैसे जो पुराने लोग थे उन्होंने जो भी बना दिया, भेदभाव करते हैं, जैसे कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, यानी ऊंची जाति, नीची जाति, या फिर जाति प्रथा जो भी बन गई हमारे समाज में, उन सभी को क्या करना है, दूर करना है। ये सब दूर करके हम जो नए समाज का गठन करेंगे वो किसके हाथों से होगा, नई पीढ़ी के हाथों से होगा। अगर हम लोग क्लासेस में होते तो मैं आपको पहले कार्डोवा क्लासेस पे इसका फ़ोटो दिखवाती और साथ में कविता का हम लोग लय से पाठ भी करते, लेकिन अभी तो ये नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, खुद से ही कविता का पाठ करेंगे। तो आपको पहले ही पता है कि कविता में मैम क्या करती है कि पहले खुद से कविता पढ़ती है सारा, उसके बाद उसका आशय समझाती हैं।
अभी आपको क्या करना है कि मैम के पीछे पीछे पूरी कविता एक बार अच्छे लय में गाना है, ठीक है। इसलिए मैं जब कविता पढ़ूंगी तो थोड़ा थोड़ा गैप रखूंगी ताकि आप मेरे पीछे पीछे बोल सको। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, कविता का आशय समझेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो रेडी। अभी क्या है, आज मनुज को खोज निकालो, ठीक है। क्या करना है, आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से, ठीक है। मूल व्यक्ति को फिर से चालो, ओके। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो, ओके। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। फिर से देखो, ये हार्ड वर्ड है, एक बार देखो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, ठीक है। वेशभूषा भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, ठीक है। किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने। देखो इधर फोटो में भी देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज कास्ट के लोग हैं, मतलब भाषा भूषा के लोग हैं और आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, है ना। इसमें यही बताया गया है ना, देख लो आप, सिख ईसाई मुस्लिम सब हैं यहाँ पे, हिंदू सब भाई भाई, यही नारा है ना हमारा बेटा। हाँ, हमें भी ये नारा कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इसका, ठीक है। चलो अब देखो, जो आपकी पहली लाइन है, ठीक है, कि आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब मनुष्य पहले इस धरती पे आया था तो क्या भगवान ने हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा बनाकर भेजा था? नहीं भेजा था, है ना। ये किसने किया? ये सब हम ही मानवों ने, हमारे पूर्वजों ने किया। क्या किया? अपने आप को क्या किया कि विभिन्न जाति वर्ण, मीन्स आप बोलते ना पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण थे, वर्ण, फिर संस्कृति, मतलब कि हमारे ये संस्कृति है, आपका ये संस्कृति है, सभी जातियों के या फिर समुदाय के अलग अलग संस्कृति हैं, है ना। ऐसा आपस में हम लोगों ने विभाजन कर लिया, ठीक है। तो कवि का कहना है मूल व्यक्ति को फिर से चालो। तो कवि किस मानव की तलाश कर रहे हैं, किस मनुष्य की तलाश कर रहे हैं? उस मनुष्य की तलाश कर रहे हैं जो सृष्टि के आरंभ में था, बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ण के, बिना किसी संस्कृति के, ठीक है। वैसे मनुष्य को फिर से उत्पन्न करना कवि चाह रहे हैं, कि जो ये ना बोले कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस संस्कृति संबंधित हूँ, या फिर मेरा ये कोई समाज है। उन्हें कैसा मनुष्य चाहिए? वैसा मनुष्य चाहिए जो सृष्टि के आरंभ में था, ठीक। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पैरा। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। अब देखो, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि हम इस देश के रहने वाले हैं, हम उस देश के रहने वाले हैं। ये विविधता, ये डिफ्रेंसिएशन उनको नहीं चाहिए कि हर कोई अपने आप को अलग अलग देश, अपने अपने अलग अलग स्टेट का बताए। उनको ऐसा नहीं चाहिए।
धर्म नीतियों में समत्व भर, उनको क्या चाहिए कि सभी धर्म समान हो, सभी नीतियाँ समान हो। आपको पता है ना बेटा, हमारा एक बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छी एक लाइन है। मतलब क्या है कि हम लोग सारे विश्व के लोग क्या हैं, एक कुटुंब के हैं, एक धर्म के हैं, एक परिवार के हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का कहना है कि उन्हें एक धर्म, एक नीति वाले लोग, जो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, मानवता का धर्म होना चाहिए। आपको पता है ना मानवता का धर्म क्या है, हम लोग दूसरे के लिए दया रखें, दूसरे के लिए मदद की भावना रखें, दूसरे से ईर्ष्या ना करें, ये सभी हम लोग का मानव धर्म या फिर मानवता है। तो कवि का क्या कहना है कि हमें सिर्फ मानवता का पालन करना है, सभी धर्म और नीतियों में समानता चाहिए, है ना। हम लोग सभी विश्व के लोग एक भाई हैं, बंधु हैं, ऐसा सोचना चाहिए। हम लोगों को अपने को अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र का घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। अब देखो, रूढ़ि मतलब आपको पता है, रीतिगत मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं होती है, जिसका हम लोग पालन करते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है यहाँ पर। अंध यवनिका, अंध मतलब वो जो कि सही गलत नहीं देखती है, यवनिका मतलब पर्दा, वैसे पर्दा को हम लोग को क्या करना है, समाज से हटा देना है। देखो हमारे बोलते हैं ना कि हमें हमारी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए बेटा, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरानी वे परंपराएं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जो हमारा विकास नहीं होने देती है, जो हमें पीछे ढकेलती है, ऐसी पुरानी परंपराओं को हमें क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हमें वैसी परंपराएं अपने समाज में लाना चाहिए जिससे हमारा उत्थान हो, विकास हो, हम आगे बढ़ें, है ना। अभी उदाहरण के लिए देख लो, पर्दा सिस्टम है ना, अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा पर्दा में रखा जाता है, उन्हें आगे नहीं पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है ना। चाइल्ड मैरिज भी कितनी जगह अभी तक अलाउ है ना। तो मतलब कि जैसे है ना, बचपन में शादी कर दी जाती है, तो ये सब पुरानी परंपराएं क्या है, हमें पीछे ढकेलती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये सारी परंपराओं का त्याग कर देना है। अब देखो, कुछ परंपराएं ऐसी भी है जो हमें आगे बढ़ाती है, जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की बातें सुननी चाहिए, भाई बहन से प्यार से रहना चाहिए, दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ये सभी भी हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में, हमारे परंपरा में शामिल है। तो ये सारी अच्छी बातें जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें क्या करना है, उसे साथ लेकर चलना है। लेकिन किस परंपरा का त्याग करना है, सिर्फ उन्हीं परंपराओं का त्याग करना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमें पीछे ढकेलती है। आप कहते हो ना कि हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, नई पीढ़ी के हैं, तो भाई आप में अपने में वैसे क्वालिटीज़ लाओ। सिर्फ आप मॉडर्न कपड़े पहन ले रहे हो, मोबाइल टैब का यूज़ कर रहे हो, तो आप मॉडर्न नहीं कहलाओगे। आप मॉडर्न कब कहलाओगे, जब आपके काम में, आपके बातों में भी नवीनता, कुछ नयापन दिखे, तभी आप नई पीढ़ी के लोग कहलाओगे और नई सृष्टि का क्या होगा, निर्माण होगा। ओके, तभी देखो ये जो चारों लाइन आपने पढ़ा, उसका क्या मीनिंग है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि हम इस देश के वासी हैं, हमारा ये राष्ट्र है, या फिर हम इस प्रांत के लोग हैं। ये विविध मतलब ये जो विभिन्नता है ना सब में, ये भेद उनको नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में क्या हो, एक धर्म हो, एक नीति हो, क्या हो, मानवता वाला धर्म हो, है ना। और ये जो पुरानी परंपराएं, यवनिका, ये जो पर्दा हमारे आंखों पे पड़ा हुआ है ना, पुरानी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे विश्वास है ना हमारे समाज में, पुरानी विश्वास है ना, कि जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई, वो सच, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ लड़का लड़की में भेदभाव किए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे समाज में। तो कवि का कहना है कि ये सभी जो बुराई वाले हमारी परंपराएं हैं, वो पर्दा पड़ा हुआ जो हमारे आंखों के सामने, उन सबों को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है। अब आगे देखो, भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। भाषा का मतलब आपको पता है ना कि हम लोग बहुत तरह की भाषाएं बोलते हैं। गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, यहाँ उसी भाषा का है बात की गई है। अब भूषा मतलब क्या होता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा पहनावा ओढ़ावा। अब देखो, आपको पता है ना कि आप जैसे जो
पक्के स्ट्रेट वाले होते हैं, मतलब विश्वास करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि देखो ये दक्षिण भारतीय महिला है, या फिर दक्षिण भारत के लोग हैं, ये राजस्थानी है, ये गुजराती है। उनके पहनावा से ही आपको क्या करता होता है, पता चल जाता है ना। तो अभी आपको कवि का क्या कहना है कि भाषा भूषा के जो भीतर ये जो जब हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वैसा ड्रेसिंग सेंस या वैसा पहनावा करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, वो प्रांत वाला स्टेट वाला भावना भी आ जाता है। हमारे अंदर इंडियन भारतीयता वाली भावना नहीं रहती है, हमारे अंदर प्रांतीयता वाली भावना आ जाती है कि हम लोग इस प्रांत के हैं, हम लोग इस प्रांत के हैं ना। तो कवि का कहना है कि ऐसे जो हम लोग अपने आप को विभिन्न भाषा भूषा के लोग बना के रखे हुए हैं, हमें उन सब से, वो भीतर में जो ये सब छिपा है ना, उससे बाहर आना है, उससे अलग हटना है। श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। और क्या करना है कि जैसे हम लोग अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो गए हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए हैं, है ना। बोलते हैं ना, ये मध्यम वर्गीय है, ये निम्न वर्गीय है, ये बहुत हाई फाई है, अमीर है। तो इन सब से क्या कर रहे हैं, कवि का क्या कहना है कि हमें इन सभी से क्या करना है, ऊपर उठना है। ठीक है। अखिल अग्नि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। अब देखो, अखिल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है। अवनि का मतलब आपने बहुत बार, मैंने हिंदी में आपको पढ़ाया है कि अवनि का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है ना। पृथ्वी का आपने बहुत बार अर्थ पढ़ा होगा, है ना। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि इस संपूर्ण धरती में जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हैं, किसी भी भूषा के हैं, किसी भी श्रेणी के हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ मनुष्य जानकर अपनाना है। ऐसा नहीं कि ये गुजराती हैं तो मेरे हैं, ये बिहारी हैं तो मेरे हैं, ये दक्षिण भारतीय हैं तो मेरे प्रांत के हैं, ऐसा नहीं मानना है। आपको क्या मानना है कि ये सिर्फ मनुष्य है, हमारे जैसा मनुष्य है, हमारे जैसा मानव है ना, हमारे अंदर मानवीय गुण है इनमें, ये जानकर सिर्फ उसको अपना बंधु बना लेना है, मित्र बना लेना है ना। उसकी हमें मनुष्य से कोई भी भेदभाव नहीं करना है, हमें इन सारे भेदभाव से क्या करना है, ऊपर उठना है। ठीक है। तभी हम लोग क्या कहलाएंगे, नई पीढ़ी के लोग कहलाएंगे, नए समाज का गठन कर पाएंगे। अगर हम इस बात में रह जाएंगे कि ये दूसरे देश का है, या फिर ये दूसरे प्रांत का है, इसकी वेशभूषा हमसे नहीं मिलती है, अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, हम सभी अलग थलग पड़ जाएंगे। वैसे आपको पता है ना बेटा कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही बल है। अगर हम लोग सब मिलकर कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, काम सफल होता है। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, हमें कोई भी तोड़ सकता है, हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है ना। आपने वो बंडल ऑफ स्टिक वाली कहानी सुनी होगी ना, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अपने सारे बच्चों को एक लकड़ी की गठरी देता है, बोलता है कि इसे अकेले अकेले तोड़ो, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाता है। लेकिन अगर उसी लकड़ी को वो अलग अलग कर देता है तो सब तोड़ देता है ना। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है ना। हम लोग सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। अब छोटा सा उदाहरण ले लो, जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो क्या होता था कि 1857 से भी बहुत पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उस समय क्या था कि सभी लोग, जैसे बिहार से अलग लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, झांसी से अलग लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, दिल्ली से अलग लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तो हम लोग कभी भी सफल नहीं हुए। लेकिन 1857 का वो विद्रोह जो था ना, ऐसा कहा जाता है कि सभी देश के सभी प्रांतों ने मिलकर हिस्सा लिया था इसमें। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की जो हमारी पहली लड़ाई थी वो 1857 को ही माना जाता है। उसके बाद ही हमारा देश जो है स्वतंत्रता के कगार पे पहुंचा। सब में क्या हुआ था, एकता का बल आ गया था, सब में एकता की भावना का विस्तार हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। अब देखो, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि राजा प्रजा मतलब जो अमीर है वो राजा हो गए, या फिर आज के ज़माने में अगर आप राजा ले लो तो आपके मिनिस्टर्स जो है ना, सारे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर है वो सब राजा हुए। राजा कौन होते हैं, जो लोगों को लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, डिसीजंस लेते हैं उनके बिहाफ में, है ना।
तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर सेंट्रल में जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब हमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। तो वो हो या प्रजा हम लोग हो गए, धनी जो बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, निर्धन जो गरीब व्यक्ति हैं, सभ्य अगर कोई आपके साथ शिष्टता से व्यवहार करे, नम्रता से व्यवहार करे तो आप क्या बोलते हो, ये बहुत सभ्य आदमी है। वही अगर आपके साथ कोई असभ्य व्यवहार करे, मिसबिहेव करे तो आप क्या बोलते हो, इसमें थोड़े भी मैनर नहीं है, थोड़े भी डिसिप्लिन मतलब उसमें अनुशासन नहीं है। सज्जन दुर्जन है ना, अगर जो सबकी भलाई करे आप उसको क्या बोलते हैं, ये सज्जन है। लेकिन कोई किसी का अगर अहित करे, किसी के बारे में ख़राब सोचे तो आप क्या बोलते हो, ये दुर्जन है ना। तो कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि राजा हो या प्रजा हो, धनी हो या निर्धन हो, कोई सभ्य हो या किसी में संस्कार ना हो, कोई भले ही अच्छा मानस हो खराब मानस हो, भाव मानवता से सबको भरो। सबको क्या करो कि ये सारे अवगुण हटाकर, ये सभी भेदभाव निकाल कर क्या कर दो, सब में मानवता वाले गुण भर दो। अब मानवता वाला गुण क्या है, दया, प्रेम, सहायता, यही सभी है ना दया वाली भावना, मानवता वाली भावना। खंड मनुज को फिर से ढालो, ये जो हमारे मनुष्य, ये जो हमारा विश्व अलग अलग खंडों में विभक्त हो गया है, राज्य के नाम पर, देश के नाम पर, प्रांत के नाम पर, वेश के नाम पर, भूषा के नाम पर, हमें क्या करना है, सबको फिर से एक छत के नीचे लेकर आना है। अब आप ये बताओ कि आपके घर का मान लो छोटा सा भाग भी कोई टूट जाता है तो आपकी क्या इच्छा होती है, या फिर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको तुरंत क्या करते हैं, उसको बनवा देते हैं, है ना, रिकन्स्ट्रक्शन करवा देते हैं। इसी तरह अगर हमारे मानव में भी ऐसे खंड आ गए हैं, ऐसे मानो ऐसे टुकड़ों में बंट गए हैं, तो हमें क्या करना है कि सभी टुकड़ों को फिर से एक सांचे में ढालकर एक मानवता वाले गुण से भरकर सबको एक बराबर में लाना है। हमारे समाज में जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी बोलते हैं ना इविल्स हैं, वो सभी को क्या करना है, दूर करना है। हाँ, और मनुष्य को क्या करना है कि फिर से उस सृष्टि के आरंभ वाले मानव में बदल देना है जो कि जाति विहीन था, समाज विहीन था, फिर उसका कोई समाज नहीं था, है ना, कोई धनी नहीं था, कोई निर्धन नहीं था, सब एक बराबर थे। तो कवि का कहना है, इस कविता में कवि का यही कहना है कि देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारे कविता एक साथ होता है, इस कविता में कवि का यही कहना है कि मुझे वो मनुष्य चाहिए जो कि सबसे सृष्टि के आरंभ में था, जिसका कोई जाति नहीं था, कोई भाषा नहीं था, कोई भूषा नहीं था, कोई देश नहीं था, है ना, सब सिर्फ मानव थे। उन्हें वही मानव चाहिए जिसके साथ कोई टैग ना लगा हो कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है। उन्हें सृष्टि के आरंभ वाला मानव चाहिए जिसमें सिर्फ मानवता वाला गुण हो, यानी दया हो, परोपकारी हो, दूसरे की मदद करने वाला हो, वो मनुष्य उनको फिर से चाहिए। अभी देखो इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा, मतलब जो विचारधारा, जो पुरानी परंपराएं पीछे ढकेल रही है, हमें उन्हें दूर करना है और क्या करना है, सबके अंदर एकता एवं और भाईचारे की भावना का विकास करना है ना। हमारे अंदर क्या हो, एकता की भावना आए, भाईचारे की भावना आए, ऐसा करना है। ठीक है, आई सबको समझ में बेटा। मेनली इस कविता का सारांश यही है कि कवि का कहना है कि आप अपने आप को अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति में मत बांटो, आप सिर्फ मानव रहो और अपने कौन सा गुण हो, मानवता वाला गुण हो, जैसे कि दया, प्रेम, यही। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, मनुज का अर्थ क्या होता है, मानव या फिर इंसान। समत्व का अर्थ क्या होता है, मतलब समता, बराबरी वाला अधिकार, है ना। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, समस्त, मतलब पूरी। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। मानवता का अर्थ होता है इंसानियत, है ना। मूल का अर्थ होता है मुख्य। ठीक है, यवनिका मीन्स पर्दा। असंस्कृत मतलब जो संस्कार विहीन है, जिसमें कोई संस्कार नहीं है। खंड का अर्थ होता है बटे हुए या फिर टुकड़े। विविध का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स के। भेदहर मतलब जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, अंतर करते हैं, उसी को भेद बोलते हैं, अंतर करना। भेदहर मतलब अंतर को खत्म कर दो। रिक्त मतलब खाली।
ठीक है। यहाँ रिक्त का अर्थ है कि मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य, कोई जाति वाति ना हो, ऐसे रिक्त मनुष्य को मनुष्य जानकर अपना लेना है। दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। सज्जन का आपने प्रवाची शब्द ने बहुत बार बुरा ऐसा दुर्जन पढ़ा है ना आपने, वही। अभी देखो आपको क्या करना है बेटा कि शुद्ध उच्चारण करना है। ये हार्ड वर्ड्स है तो मैं एक बार आपको बोल रही हूँ, आप पीछे पीछे बोलना। संस्कृति, ठीक है, क्या है? संस्कृति। सेकेंड है राष्ट्र, थर्ड है समत्व, फोर्थ है यवनिका, फिफ्थ है अवनी, फिर है मनुज, लास्ट वन निर्धन। ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जब आप नई नोटबुक बनाओगे तो अच्छा से रेडी करना, शीर्षक का नाम देना, कवि का नाम लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप इससे कोई रिलेटेड इमेज आपको बनाना है, हाँ, तो आप बनाओ, या फिर अगर आपको कोई से रिलेटेड इमेज पेस्ट करना है, कहीं मिलता है न्यूज़पेपर में अच्छा में, तो पेस्ट करके फिर से कविता के बारे में सब कुछ लिखोगे, अच्छा सी नोटबुक बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखेगी, है ना। तो आप ऐसे ही कोशिश करना कि आप कुछ अच्छा करो, है ना, तो आपको भी अपनी नोटबुक देखकर क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी याद रखना कि अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका PDF भेजूँगी। आप क्या करना, 1 बाय 1 अच्छा से PDF लिखते जाना। ये ना हो कि 4-5 चैप्टर या फिर पार्ट आपके सामने एक साथ आ गए और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लग जाए, हाँ। इसलिए 1 बाय 1 पढ़ते जाना और लिखते जाना, ठीक है। आपको पता है ना कि मैं इसका रिटन वीडियो भी भेज देती हूँ, ताकि जब आप पढ़ाई करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई हार्ड वर्ड्स आए तो आप वीडियो देख लो फिर लिखना शुरू कर दो। ओके बेटा, तो अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जब मैं PDF भेजती हूँ, PDF एक्सप्लेन करूँगी तो हम लोग बात करेंगे, है ना बेटा। चलो ओके, बाय, टेक केयर।